अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना दोस्त हाफिज़ रिज़वान आपको खुशामदीद कहता है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज ये टेस्ट हुआ, तो आएँ इसकी ज़रा आंसर की चेक करते हैं। मैं इसको कोशिश करता हूँ अपने तौर पे सॉल्व करने की। टेस्ट मैंने भी दिया, कुछ क्वेश्चन मेरे भी गलत हुए, ठीक है, लेकिन बाद में आके उसको मैंने कुछ थोड़ा सा वेरीफाई किया, अपने तौर पे बेहतर ऑप्शन देने की कोशिश करूँगा। अगर कहीं आपको लगे कि जी मैंने गलत जवाब बताया तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि टिप्स 92 ने आपकी बहुत हेल्प की होगी। कमेंट में बताएं भी कि आपको इस चैनल से कितनी हेल्प मिली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है जी सबसे पहले कि एप्टीट्यूड टेस्ट। जो सबसे पहला पोर्शन था वो था एप्टीट्यूड का। तो एप्टीट्यूड में जो इसने ऑप्शन इसके सेक्शन बनाए हुए थे, वर्बल रीजनिंग का, फिर लॉजिकल रीजनिंग का, फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, ठीक है। तो वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर के साथ इनका लिंक ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि आई विल हैव माई असिस्टेंट फॉर डैश फॉर एन अपॉइंटमेंट। अब इस पे ना मुख्तलिफ़ ओपिनियंस हैं दोस्तों की। अब जहाँ तक मैंने इसको सर्च किया है या अपने तौर पे इसको, मेरी वैसे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश की है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आना है ना वो आना है डी, कि आई विल हैव माई असिस्टेंट। वो कहना ये चाह रहा है कि मेरा असिस्टेंट है। हैव यहाँ पे असल में ना कुछ लोग कह रहे थे जी हैज़ हैव आया है तो जनाब यहाँ पे थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अब मैं इस पे रीज़न ये दे रहा हूँ कि ये वाला जो हैव आया है ना, ये हैव वो वाला नहीं आया। विल हैव, शैल हैव, जो हमने ग्रामर के सेंटेंसेस पढ़े हुए हैं 12, ये उसमें से नहीं है। ये हैव का यूज़ आया है। वो एक होते हैं ये जो इसको हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, ये इंग्लिश के अंदर यूज़ होते हैं सेंटेंसेस की तौर पे। एक होता है इनका अलग से यूज़ होता है, तो वो डिफरेंट होता है। इसका मतलब है रखना, मेरे पास है। तो वो कहता है जी आई हैव माई असिस्टेंट, मैं असिस्टेंट रखता हूँ, मेरा असिस्टेंट है। तो कॉल फॉर एन अपॉइंटमेंट, अगले बंदे से कह रहा है जनाब मेरा असिस्टेंट है, आप उसको, अब मेरे असिस्टेंट को कॉल करें अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको। तो इसकी ये हमारी ऑप्शन है जो डी है कॉल वाली, ये करेक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, ड्राउनिंग मैन, ये डूबने वाला आदमी जो है, कैच डैश आ स्ट्रॉ। तो कैच के साथ हमेशा क्या आता है, अप आता है। कैच के साथ हमेशा अप आता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा कैच अप द स्ट्रॉ। उसके बाद है जी नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे है देयर इज़ नो हार्म। अब इसमें थोड़ा सा डाउट है, यहाँ पे भी मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पे जो आया है ना इज़, वो भी फ़िक्रे के तौर पे नहीं आया। अगरचे ये सवाल मेरी अभी जवाब के मुताबिक मेरा भी गलत है, ये मैं नहीं सही कर पाया, उस वक्त समझ नहीं पाया। शायद कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि हर चीज़ बेहतरी के लिए होती है। तो अब ये जो क्वेश्चन था ना, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि यहाँ पे देयर इज़ नो हार्म, यहाँ पे असल में हार्म टू का वर्ड आना चाहिए था, कि टू मीट, बेसिकली तो ये होना चाहिए था टू मीट, यानी इस मीट के साथ टू लगा होता। लेकिन अगर टू नहीं है तो मेरा ख्याल है फिर भी ये आना चाहिए ऑप्शन। टू मीटिंग नहीं आ सकता क्योंकि टू के साथ ING नहीं आता। हमेशा जो टू इस तरह की प्रेपोजिशंस हैं उनके साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है मीट। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है ये आना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है नेवर टेल यूर सीक्रेट्स। अब इसको अगर फ़िक्रे की सेंस को देखें ना, तो वो कह रहा है कि नेवर टेल यूर सीक्रेट, अपने राज ना बताएं। तो ये जो सीक्रेट्स हैं ये बताए नहीं जाते, ये शेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको बता दूं, ये वहाँ पे मुझे भी ये समझ नहीं आया था मैंने, और अब मेरा ख्याल है कि ये विद बनता है, नेवर टेल यूर सीक्रेट्स विद अ स्ट्रेंजर, कि आप अपने ख्यालात जो हैं, राज जो है वो दूसरों के साथ शेयर ना करें, अजनबी के साथ। तो यहाँ पे टू के बजाय कोई लोग टू को कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा जो बेहतर ऑप्शन है वो विद है। उसके बाद आते हैं लॉजिकल रीजनिंग।
लॉजिकल रीजनिंग, ये सिंपल से मैथ के क्वेश्चन होते हैं, इतने सिंपल भी नहीं होते। तो ये पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मंथ्स आर इन आर डिकेड। डेकेड होता है एक 10 सालों को कहते हैं, ठीक है, एक अशरा जिसको हम उर्दू में अशरा कहते हैं। तो 10 सालों को एक डिकेड बोला जाता है। और डिकेड के अंदर 10 साल है तो एक साल में 12 महीने हैं। उसने पूछा हुआ था जी 12 महीने जनाब कितने मंथ होते हैं, तो 12 महीने हैं, 10 साल हैं, तो आप जवाब निकालेंगे तो क्या निकलेगा जी 120, ठीक है। तो इसका जवाब क्या बनेगा 120। उसके बाद इफ़ अ बॉक्स इज़ कोडेड, एक बॉक्स यानी कि बॉक्स का वर्ड है, इसको कोडिंग की गई है इस तरह, तो बताएं वो कहता जी कोड जो है इसको किस तरह से कोड किया जाएगा। तो इसकी हमने सबसे पहले ये देखना है कि ये बॉक्स की इसने कोडिंग किस तरह की है। बॉक्स के लिए उसने क्या किया, सबसे पहले बॉक्स में वर्ड क्या आया बी, तो अगर हम कोड में देखें ना तो बी के बाद सी और डी आता है, तो इसने ये दिया। फिर ओ के साथ इसने क्या दिया, ओ के बाद पी और क्यू आता है तो वो इसने दिया। और आगे एक्स है तो एक्स के साथ उसने क्या किया, वाई और जेड दिया। ये इसने कोडिंग की हुई थी। अब अगर हम वापस जाते हैं और ये देखते हैं कि हमने कोड के लिए क्या यूज़ करना है, तो हमारा कोड जो है COAT इसकी कोडिंग है। हमने रूल वही फॉलो करना है। सी के बाद अगले दो वर्ड कौन से हैं जी, सी के बाद क्या आता है डी और ई, ओ के बाद क्या आता है पी और क्यू, और ये ए था, ए के बाद क्या आएगा बी और सी, और टी है, टी के बाद क्या आएगा यू और वी। तो ये वाला जो डी पी क्यू बी सी और यू वी, यानी ये जो ऑप्शन है डी वाला, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो ये इसका ऑप्शन है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके अंदर वो कहता है कि विच वन ऑफ द 4, ये नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कहता है बताएं जी इसमें से कौन सा बाकी तीनों के साथ मैच नहीं करता। तो हॉर्स डॉग कैमल ये एक ही कैटेगरी के हैं, और फ़िश इनमें से डिफरेंट कैटेगरी की है, तो इसका आंसर आएगा फ़िश। उसके बाद 8वें नंबर पर सवाल है जी विच वन ऑफ द नीचे बिलो थिंग्स, नीचे वालों में से कहता है जी एक जो ऊपर उसने लिस्ट दी हुई है, नीचे वाली कौन सी उसके साथ मैच नहीं करती। तो ऊपर उसने दिए हुए हैं, ये ज़रा इसको गौर से देखिएगा, सा, हैमर और फाइल। अब सा हैमर ये टूल हैं बेसिकली, तो नीचे से भी हमने एक टूल उसको बताना था, ठीक है। तो इन सब में बोतल कोई टूल नहीं है, पेन बेसिकली कोई प्राइमरी टूल नहीं है, फॉर्क टूल नहीं है। तो टूल के अंदर स्क्रू ड्राइवर आता है, यानी पेच खोलने वाला जो हमारा पेच का इसको हम बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर। तो ये जनाब इसका ऑप्शन आना था सी। इसको नोट करते जाएं, आपकी की बन जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज़ 6.9। कहता जी 5 नंबर हैं, उनकी ये एवरेज है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ डिलीटेड, अगर इनमें से एक नंबर डिलीट कर दिया जाए तो एवरेज रह जाती है 4.4। तो कहता जी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द नंबर डिलीटेड, जो नंबर डिलीट हुआ है बताएं उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये क्योंकि एवरेज दिया हुआ है तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। एवरेज के लिए फार्मूला यूज़ होता है कि एवरेज बराबर है, एवरेज के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है ना वो होता है एवरेज बराबर है जितनी वो रकमें हैं वो n यानी तादाद, और उनको जमा करने के बाद उनका मजमुआ कितना आता है। तो ये यानी मजमुआ और तादाद, ये होता है एवरेज का फार्मूला। अब हमारे पास उसने एवरेज दी हुई थी, जब एवरेज दी हुई है वो हमने सबसे पहले ये मालूम करना है कि ये रकमों की इनके जो 5 नंबर हैं इनको जमा करने पे कितनी अमाउंट बनती है, पहले हमने वो निकालनी है। तो देखें हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला क्या है कि अगर आपने वो रकम टोटल वैल्यू मालूम करनी है ना, तो वो वैल्यू के लिए आपके पास फार्मूला आएगा। वैल्यू के लिए अगर आप फार्मूला लेंगे तो वो हो जाएगा आपकी एवरेज मल्टीप्लाई बाय आपकी n से मुराद नंबर कितने, वो तादाद कितनी है। तो हमारे पास एवरेज है 6.9 मल्टीप्लाई बाय नंबर से 5। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आए मैं आपको कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ। ये देखें, अब कैलकुलेटर पे हम आए, हमने 6.9 को मल्टीप्लाई किया 5 से, हमारे पास आंसर आ गया 34.5। इसको हमने याद रखना है। अब 34.5 ये हमारा आंसर आया है।
अब इस आंसर में से हमने माइनस क्या करना है, उसने कहा है कि एक नंबर अगर डिलीट कर दिया जाए ना तो एवरेज हो जाती है 4.4। कितनी होगी एवरेज? 4.4। और अब नंबर कितने हो गए, एक नंबर डिलीट हुआ ना तो नंबर पहले 5 थे, अब कितने रह गए? 4। अब हमारी एवरेज ये बन गई 17.6। 17.6 ये टोटल वैल्यू अब बनी। और पहली हमारी वैल्यू कितनी थी, और इससे पहले जो थी वो हमारी वो थी 34.5। 34.5। तो मैं इसको माइनस करता हूँ उसमें से 34.5। तो ये चूँकि मैंने पहले वो छोटी रकम लिख दी, बेसिकली सिर्फ मकसद था हमारा रकम मालूम करना, तो ये रकम हमारी ये बनेगी थी 16.9 इसका आंसर बनेगा। ये जो हमारा ऑप्शन है, सवाल है हमारा, ये इसका हमारा आंसर क्या बनेगा? 16.9। तो ये ये जो रीजनिंग है इसका क्वेश्चन नंबर, ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसका आंसर क्या बनता है जी? उसका आंसर बनता है डी। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब वहाँ पे वो कहता है इफ़ अ बॉय मस्ट वॉक 12 माइल टू स्कूल, और बच्चे को 12 मीटर चल के जाना पड़ता है एंड 70% चल चुका है, तो बताएं उसने कितना फ़ासला किया है। अब यहाँ पे फिर मुझे भी स्टेटमेंट को समझने में गलती हुई, लेकिन जब उसको बाद में आके अभी पढ़ा है तो फिर पता चला कि उसने क्या पूछा था। मैंने ये समझा था कि वो 12 मील चल चुका है तो अभी उसने और चलना है, ठीक है, जबकि वो बता ये रहा है कि 12 मील उसने टोटल चलना है और 75% वो चल चुका है। तो आप 12 का 75% निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 75% इसको हम डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 12 से, ठीक है। तो इसको अगर आप करें तो ये बनता है 15 पे कर 5 पे कर दें 15 और 20, फिर आप करते हैं तो ये बनेगा 5 4 5 3, तो 4 3 12, तो 3 3, ये आंसर बनता है 9। यानी 9 किलोमीटर 9 मील वो चल चुका है। तो टोटल चूँकि 9 मील चल चुका है, 9 मील उसने चल लिया है, 12 मील टोटल था, माइनस कर दें तो बाकी कितना बचता है? 3 मील। तो ये 3 इसका आंसर बन जाता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? A3। उसके बाद फेमस बैट्समैन वो कहता है जी सेंचुरी बनाता है 38 ओवरों में, तो इफ़ ही कुड कीप अप द सेम रन रेट, तो बताएं जी 47.5 ओवरों में वो कितने रन बना लेगा। तो ये बड़ा स्लो बैट्समैन है, ठीक है, लेकिन चलें सेंचुरी कर ली है उसने 12। अब हम क्या करेंगे, 100 सेंचुरी उसने बनाई है ना, 100 को 38 पे डिवाइड कर देंगे। तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर देता हूँ, टाइम बच जाएगा कि 100 डिवाइडेड बाय 38, तो एवरेज निकलती है 2.63 आलमोस्ट। तो 2.63 जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 47.5, इतने ओवरों में उसने पूछा है कि कितने स्कोर बनाएगा। तो ये आलमोस्ट कितने बन रहे हैं जी? 4.9, यानी तकरीबन 125 क्या बनते हैं? 125। तो इसका ऑप्शन भी क्या बनता है? ए बनता है। ये हमारे हो गए वर्बल रीजनिंग के। अब एनालिटिकल रीजनिंग ये वाला जो पोर्शन था ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी उसमें होती है, लेकिन आसान भी होता है कि सिर्फ स्टेटमेंट समझ जाएं तो। लेकिन उस वक्त चूँकि बंदे का माइंड डिफरेंट चीज़ों के साथ टच हो रहा होता है, वो मैथ भी, इंग्लिश भी और हज के क्वेश्चन भी, तो समटाइम गलती होने के चांसेस भी होते हैं। अब यहाँ पे उसने पूछा हुआ था, उसने कहा था जी ये 6 प्रोडक्ट हैं UVWXYZ और एक स्टाल लगा हुआ है, 6 लफ्ज़ हैं, 6 स्टाल बनाने हैं, 6 स्टाल लगाने हैं, एक आइटम एक स्टाल पे होनी चाहिए। तो नीचे उसने कुछ कंडीशंस दी थी। कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि वो पहली कंडीशन उसने लगाई हुई थी कि जनाब U जो है इसको V के दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। एक तो कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि W जो है वो X की बाईं साइड पे होना चाहिए। और तीसरा उसने कंडीशन लगाई हुई थी कि Z कैन नॉट बी ऑन स्टाल 6, Z को एंड वाले स्टाल पे नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से इसके जो आंसर बनते थे, अब ज़रा मैं बस इतना बता देता हूँ कि अगर किसी ने डिटेल पूछनी हो तो वो बता दीजिएगा। इसका जो ऑप्शन था नीचे, इसका ऑप्शन बनता था डी यानी X,
इसमें उसने पूछा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन स्टॉल 1, कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो स्टॉल 1 पे नहीं आ सकती। टाइम की शॉर्टेज की वजह से जस्ट मैं आपको यही बता देता हूँ कि इसका आंसर डी बनता है। अगर आपने फर्दर पूछना हो तो बता दीजिएगा, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको कमेंट में बता दूँगा। उसके बाद ये जो सेकंड ऑप्शन था 14 सवाल था, इसका ऑप्शन इसने कहा हुआ था कि एक्स को प्लेस किया जाए स्टॉल 3 पे, तो बताएं मस्ट डब्ल्यू मस्ट बी प्लेस, तो डब्ल्यू कहाँ पे आना चाहिए। तो अगर एक्स स्टॉल 3 पे है तो उसने कहा था कि एक्स को, हमारी जो थी ना कंडीशन, ये चेक करें वो क्या थी कि डब्ल्यू मस्ट बी एक्स लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए। तो अगर एक्स तीसरे पे है तो डब्ल्यू उसके साथ होगा ना बाई साइड पे, तो वो दूसरे पे होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। तो उसके बाद यू प्लेस्ड ऑन द स्टॉल 5, अगर यू जो है वो स्टॉल 5 पे है तो बताएं जी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑन मस्ट बी प्लेस्ड ऑन स्टॉल 6। तो स्टॉल 6 पे कौन सा आ सकता है जी, तो वो आएगा वाई। कौन सा, वाई ऑप्शन सी का आएगा इसके अंदर। और उसके बाद 16 है, यहाँ पे भी जो ऑप्शन आना है उसने कहा जेड इज़ प्लेस्ड ऑन द स्टॉल 3 इमीडिएटली टू गो टू द राइट ऑफ एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द स्टॉल। तो इसका जो आंसर आना है मेरे मुताबिक वो भी डी आना है। तो यानी इनके ऑप्शन जो बनते हैं, पहले का डी, दूसरे का ए, और बाकी दोनों का डी और फिर डी। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन मुकम्मल हुए। इसके बाद था हज वाला पोर्शन, तो वो हम बनाते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि इसके आंसर ठीक है तो ज़रूर, अगर कहीं गलती लगे तो वो भी बताएं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।